हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान सब्जेक्ट के बारे में, और उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर परीक्षा विज्ञान के बारे में। अब इस परीक्षा विज्ञान के हमने काफ़ी लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने परीक्षा का इंट्रोडक्शन किया और बताया कि किन किन कौन कौन सी परीक्षा हम इसमें करने वाले हैं। जैसे देखो, दो प्रकार की परीक्षा होती है, एक रोग परीक्षा, एक रोगी परीक्षा। ठीक है, रोग परीक्षा के लिए निदान पंचक करते हैं और रोगी की परीक्षा के लिए हम त्रिविध परीक्षा, चतुर्वेद, षड्वेद, अष्टवेद और दसवेद परीक्षा, जिसके अंदर हम रोगी परीक्षा के अंदर त्रिविध परीक्षा कर चुके हैं और चतुर्विध परीक्षा कर चुके हैं, षड्विध परीक्षा कर चुके हैं, अष्टविध परीक्षा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले षड्विध परीक्षा के अंदर षड्विध परीक्षा की बात। ठीक है, तो देखो, अब इसको हम षड्विध परीक्षा कहते हैं या फिर इसको हम दसविध आतुर परीक्षा भी कह सकते हैं। आतुर परीक्षा क्यों? क्योंकि आतुर हम किसको बोलते हैं? रोगी को बोलते हैं। और ये जो दसविध परीक्षा होती है वो किसके लिए होती है? रोगी के लिए होती है। ये जितनी भी मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर के अंदर परीक्षाएं बताई है, चाहे वो त्रिविध परीक्षाएं हो, चाहे वो चतुर्विध हो, चाहे षड्विध हो, चाहे अष्टविध हो, ये सारी परीक्षा रोगी के लिए। ठीक है, और रोग के लिए कौन सी परीक्षा होती है? निदान पंचक। ठीक, तो ये आप दिमाग में बात याद रखना। अभी जो दसवीं आतुर परीक्षा है वो चरक विमान सन 8 में आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आपने वो इस चैप्टर पढ़ा होगा तो वो वहाँ पर ये देखा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम सारी चीज़ यहाँ पर कवर करा देंगे। ठीक है, अगर आप रोग निदान के अंदर पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ पर चरक संहिता के से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम दसवीं परीक्षा की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी 10 परीक्षा होती है जो रोगी को डायग्नोसिस करने के लिए, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए ज़रूरी होती है। जिसमें पहली प्रकृति, दूसरी विकृति, फिर सार, फिर शयनन प्रमाण, सातवीं सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय शक्ति। ठीक है, ये 10 परीक्षा के बारे में डिटेल में देखेंगे, हर एक परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने याद करा था वो भी आप ऐसे रख सकते हो कि जैसे प्रकृति विकृति को एक साथ, सार शयनन को एक साथ, प्रमाण और सातवीं सत्व को एक साथ, आहार शक्ति और व्यायाम शक्ति को एक साथ, और व्यय शक्ति। इस तरह से आप दो दो के पेयर बना के याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो यहाँ पर परीक्षा करने वाले वो बात करने वाले प्रकृति परीक्षा के बारे में। देखो, अब प्रकृति क्या होती है? देखो, सभी के अंदर एक प्रकृति होती है। कुछ इंसान वातज होते हैं, कुछ पित्तज होते हैं, कुछ कफज होते हैं, कुछ इनके द्वंद्वज होते हैं, कुछ सन्निपातज होते हैं। ठीक है, जो सबसे जो श्रेष्ठ प्रकृति बताई है वो सन्निपातज बताई गई है। ठीक, देन उसके बाद हमारा जो सिंगल प्रकृति है वो बताई गई है। जो सबसे जो बेकार प्रकृति बताई गई है वो द्वंद्वज बताई गई है। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रकृति परीक्षा के लिए एक श्लोक आता है जो कि आपने फर्स्ट फॉर्म में याद करा होगा और सभी को याद भी होगा भी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, आचार्य सुश्रुत का ये श्लोक है। ठीक, शुक्र शोणि संयोगे या भवदेश उत्कटे प्रकृति जायते तेन तस्य में लचर ऋणा। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है वो किस तरह से बनी है? मतलब जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है, मतलब कि जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है उस टाइम पे जो प्रकृति माता पिता के अंदर होगी, मतलब जो प्रकृति नहीं, जो दोष माता पिता के अंदर होगा उसके अनुसार हमारी प्रकृति बनती है। ठीक है, और उसी के अनुसार हमारे बॉडी में लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि जैसे ये मान लो कि ये फीमेल है। ठीक है, नहीं मान लीजिए मेल है और कोई दिक्कत नहीं, किसी को बना सकते हैं, और ये फीमेल है। इन टाइम पे, इनके टाइम पे जब क्रॉस हुआ होगा, ठीक है, क्रॉस वैसे नहीं बोलते, ठीक है, जो भी है, तो जब इनके टाइम में शुक्र और शोणित का सहयोग होगा, ये शुक्र है और मान लो ये शोणित है, जब और शुक्र और शोणित का सहयोग होगा उस टाइम पे मान लो कि फादर के अंदर जो पित्त दोष प्रकोपित था और माता के अंदर कफ दोष प्रकोपित था। ठीक है, डोमिनेंट कौन सा दोष कर रहा था? ठीक है, मान लो कि पित्त दोष पड़ा हुआ है और फीमेल के अंदर कफ दोष प्रकोपित हुआ है, तो अब इन दोनों की जो प्रकृति बनेगी वो क्या बनेगी? पित्तज और कफज बनेगी। अगर इसके अंदर पित्तज हो तो माता के अंदर भी तो पित्तज और पित्तज, मतलब पित्तज ही बनती। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जेनेटिक फैक्टर नहीं है कि अगर माता की वात है और पिता की पित्त है तो आपकी भी वात पीती बनेगी। कोई जेनेटिक नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जिस टाइम पे शुक्र और शनि सहयोग कर रही है उस टाइम पे आपके माता पिता के अंदर कौन सा दोष प्रकोपित है उसके अनुसार। ठीक है, तो आपके अंदर जो प्रकृति बनती है। फिर यहाँ पर आचार्य चरक ने बताया, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो प्रकृति है वो किन किन फैक्टरों पे यहाँ पर डिपेंड करे। जैसे बताया गया कि शुक्र और आर्तव की प्रकृति, कि शुक्र और आर्तव की क्या प्रकृति होगी उस पर। दूसरा, गर्भाशय की क्या प्रकृति है, यानी यूटेरस की क्या है कंडीशन, क्या है। और मातर आतुर विकार प्रकृति, मतलब उस माता क्या आहार विहार का यहाँ पर सेवन करती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि माता वाताजार ज़्यादा खा रही है, पित्ता ज़्यादा खा रही है, कफत ज़्यादा खा रही है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे के घर में किस प्रकार की प्रकृति बनेगी। फिर महाभूत विकार प्रकृति, महाभूत पे भी डिपेंड करता है। ठीक है,
देन इनकी प्रकृति इन सभी की उपेक्षा रखती है, मतलब प्रकृति इन सभी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब ये बता रहे हैं आचार्य चरक कि इन चारों फैक्टर पर ही जो प्रकृति है वो डिपेंड करती है कि जो गर्भ की जो प्रकृति बनेगी वो किस प्रकार की रहने वाली है। एक या दो दोष या दो से अधिक दोष होने पर गर्भ गर्भ भी उसी से सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इनमें से एक से जाकर दो एक दोष हो या उससे ज़्यादा दोष हो तो उसके अनुसार ही जो गर्भ की जो प्रकृति है वो बन जाती है। इसके बाद गर्भकाल से ही लेकर मनुष्य को ही प्रकृति करती को जो प्रकृति बनती है उसे दोष की प्रकृति कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो गर्भकाल में एक बार जो प्रकृति बन जाती है वो उसके जीवन भर तक साथ रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति एक बार बन गई फिर वह आपका जब जवान होंगे तो अलग होगी, बुढ़ापे में अलग होगी, नहीं। प्रकृति एक बार निश्चित हो जाती है गर्भ के दौरान ही, तो वही प्रकृति आपकी जीवन भर आपके साथ रहती है। फिर आता है कि प्रकृति के प्रकार कितने हैं, कि वातज होता है, पित्तज होता है, कफज होता है, सन्निपातज होता है और द्वंद्वज, वात कफ, वात पित्त और पित्त कफ, मतलब टोटल 7 प्रकार की यहाँ पर प्रकृति बताई गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रकृति है इनके कुछ गुण और उनके गुण, उन प्रकृति के गुण के अनुसार कुछ लक्षण हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जो कफ के कुछ गुण बताए गए हैं और इन गुण के अनुसार उस मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो प्रकृति है, जैसे कफज प्रकृति है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कफज प्रकृति है, ठीक है, तो उस कफज प्रकृति के कफ के कुछ कफज प्रकृति की वजह से उसमें कुछ गुण भी होंगे कफज वाले, तो उन गुणों के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, तो वो देखने हैं, ठीक है। उन लक्षणों से आप पहचान भी सकते हो, ठीक। देखो अभी इस प्रकृति को पढ़ने से पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको जो चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के अंदर जो कफ के जो गुण है, पित्त के जो गुण है, अगर वो याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम बात करते हैं फर्स्ट के अंदर कि अभी हम श्लेष्मल प्रकृति की बात कर रहे हैं। पहले हम कफ के गुण की याद करते हैं जो कि चरक के सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 1 में थे, ठीक है। मैं इस श्लोक को लिख देता हूँ। श्लोक इस प्रकार का था कुछ, गुरु शीत मृदु स्निग्ध और मधुरम स्थिरम पिछलम, मधुरम स्थिरम पिछलम श्लेष्मनम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने गुण थे, 7 गुण बताए थे। और अभी हम यहाँ पर श्लेष्मन प्रकृति के अंदर कितने गुण देखने वाले हैं, टोटल 12 गुण देखने वाले हैं, ठीक है। टोटल 12 गुण देखने वाले हैं और इन गुण के अनुसार ही उस व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण आएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक। तो ये जो 7 गुण है ना सेम वही है। देखो गुरु है तो गुरु इसके अंदर भी होगा कहीं ना कहीं, देखो गुरु है। शीत है तो शीत भी इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। मृदु तो मृदु भी है, स्निग्ध तो धनुष स्निग्ध भी है और मधुर मधुर भी है और स्थिर स्थिर को हम सतमी से रिलेट कर सकते हैं और पिछल भी है। तो 7 गुण तो आप तो वैसे याद हो जाएंगे अगर आपको कफ के गुण वाला श्लोक याद होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद बचे हुए जो 5 गुण हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, श्लेषण, सार, सांद्र, मंद और अक्ष। इनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब देखो ये आपको याद हो गई कि ये जो टोटल 12 गुण बताए गए थे कफज प्रकृति के, ठीक है, तो वो गुण आपको याद रख लेने हैं और उनका क्या मतलब है, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे इनके अनुसार, ठीक है। कफज प्रकृति के अंदर मतलब कफज मतलब ऐसा पुरुष जिसके अंदर कफज प्रकृति है उसके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है कफज प्रकृति का तो उसके अंदर अगर स्निग्ध गुण है तो स्निग्ध गुण की वजह से क्या क्या लक्षण देखने को, जैसे मनुष्य स्निग्ध अंग वाला होगा, श्लेषण मनुष्य श्लेषण अंग युक्त होगा, मृदु, ये सारे गुण देखने को मिले। जैसे मृदु मनुष्य सुंदर होगा, सुकुमार होगा और गौर वर्ण वाला होगा। और मधुर की वजह से मनुष्य अधिक शुक्र वाला होगा, अधिक मैथुन करने वाला होगा। सार, सार मतलब उसका जो शरीर संगठित होगा, स्थिर होगा, स्थिर शरीर वाला मनुष्य होगा। सांद्र मनुष्य के सभी अंग पुष्ट होंगे, परिपूर्ण होंगे। मंद मनुष्य मन चेष्टा वाला होगा, अल्प आहार विहार करने वाला होगा। सैतमिति किसी भी कार्य को शीघ्र नहीं करेगा। गुरु मनुष्य की जो गति है वो बहुत दृढ़ होगी और निश्चित होती है। शीत मनुष्य को भूख प्यास ताप पसीना दोष कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। पिछल मनुष्य सुशील होता है, मतलब मनुष्य सुरलिष्ट और सार संधि बंधन और बलवान होता है। और अक्ष मतलब मनुष्य का जो वर्ण है, दृष्टि है, मुख है, स्वर पर्सन, ये सभी स्निग्ध रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कि जो श्लेष्म प्रकृति के अंदर जो 12 गुण बताए गए हैं इन 12 गुण को याद रख सकते हैं। फिर इनके अनुसार ही आप इनके लक्षण भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कफज हो गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पित्तज की, ठीक है। पहले पित्तज की बात करते हैं, देन उसके बाद वातज की बात करेंगे। देखो
अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको कफज का बताया था, सेम ऐसे ही पित्तज का भी है। अगर आपको पित्तज का श्लोक याद होगा, देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर पित्त के गुण के बारे में। पित्त के गुण क्या क्या होते हैं कि सह स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। ये भी चरक सूत्र स्थान मन का श्लोक है। देखो यहाँ पर जो ये गुण है, देखो जो यहाँ पर कफ के अंदर पित्त के अंदर जो बताया गया है, उष्ण होता है, ठीक, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, अम्ल और कटु होता है, और कटु और अम्ल ये सारे होते हैं। बस एक जो विस्तरम है वो नहीं होता, उसको एडिशनली याद रख सकते हो। तो ये सारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आप सहजने की जगह आप विस्तरम में याद रख सकते हो, ठीक। तो आप पित्तज के भी सारे लक्षण ध्यान रख सकते हो, ठीक। उसी के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि उष्ण है तो पित्त के लक्षण क्या, उष्ण है तो मनुष्य उष्ण वातावरण को असहन होगा, ठीक है, क्योंकि भाई पित्तज प्रकृति है, पहले ही उसके अंदर जो लक्षण है, जो गुण है वो उष्ण का होता है। तो वो और ज़्यादा उष्ण को वो सहन नहीं कर पाएगा। दूसरा जो मनुष्य होगा वो सुकुमार होगा, गौर वर्ण का होगा, ठीक है। मनुष्य कैसा होगा, सुकुमार होगा और गौर वर्ण का होगा, ठीक। और इसकी जो फेस पर हमेशा तिल, व्यंग, पीड़िका युक्त पिपली ये सब आपको देखने को मिलेगा, मतलब, ठीक है। और मनुष्य कह रहा है खलित पलित, मतलब बाल जो है वो खाली देखने को मिलेंगे, जो केस है, लोम है, समश्रु है, ये सब मृदु देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेंगे, अल्प देखने को मिलेंगे, और कपिल वर्ण के देखने को मिलेंगे। ठीक है। देन उसके बाद तीक्ष्ण देखते हैं, तो ये मनुष्य पराक्रमी होगा, तीक्ष्ण होगा, तीक्ष्ण जठराग्नि वाला होगा, कष्ट को असहन होगा, तीव्र क्षुधा पिपासा, मतलब उसको जो बहुत तेजी से भूख और प्यास लगेगी। द्रव के अंदर मनुष्य की संधियाँ, मांसपेशियाँ शिथिल होंगी एंड कोमल आपको देखने को मिलेंगी। देन विश्रम में क्या है कि मनुष्य के कुक्ष, मुख, सिर तकलीफ अत्यधिक दुर्गंधित रहेंगे, ठीक है, स्मेल्स वगैरह। और यहाँ पर मनुष्य कह रहे और कटु और अम्ल रस के अंदर की मनुष्य अल्प मैथुन करने वाला, अल्प शक्ति वाला, अल्प पुत्र वाला और अल्प शुक्र वाला देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं वातज प्रकृति के। तो जो वातज प्रकृति है वो उसमें ध्यान रखना कि टोटल इसके अंदर वातज के 8 गुण बताए गए हैं। जो 5 गुण है वो वातज के श्लोक के अंदर मिल जाएंगे। वातज का श्लोक क्या होता है, सभी को याद होगा, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो विशदम खरम, ठीक है। तो इसके अंदर से 5 मिल जाते हैं। जो 3 बचे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बहुगुण होता है, और शीघ्र होता है, और पुरुष होता है, ये और सब बाकी गुण वात के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। आप सभी का मतलब समझ सकते हो कि रुक्ष की वजह से मनुष्य का शरीर रुक्ष होता है, क्रस होता है, आवाज़ थोड़ी मंदी होती है, और आवाज़ फटी हुई सी होती है, जर्जर जैसी आपको देखने को मिल जाती है। लघु के अंदर गति चेष्टा, लघु मतलब गति चेष्टा, आहार लघु होता है, चंचल होता है, और भोजन कम होता है और बार बार होता है। चल की वजह से मनुष्य की जो संधि है, अस्थि है, भू है, हनु है, जीवा है, ओष्ठ है, हस्त आदि कैसे रहते हैं, चंचल रहते हैं, क्योंकि चंचल गुण, चल गुण है। चल गुण मतलब कहीं ना कहीं वो मूव करने वाला गुण है। बहुगुण बहुत अधिक बोलने वाला होगा, और शरीर कंडराव शरीर में प्रसारित होगी, मतलब जो भी हमारे लिगामेंट टेंडन है वो सारे आपके शरीर पर देखने को मिल जाएंगे। शीघ्र मतलब सभी कार्य को शीघ्र करने वाला होगा। मनुष्य के मन में शीघ्र क्षोभ उत्पन्न होने वाला होगा। शीत में बताया गया शीतलता के प्रति असहनता होगी। निरंतर एंड शीतजन्य विकार कम स्तंभ होता देखने को आपको मिलेगा। पुरुष केश, लोम, समश्रु, नख, दंत, हस्त, पाद, पुरुष से ये आश्रित खुरदुरे देखने को मिलेंगे। विशद मतलब अंग और प्रत्यंग कटे हुए देखने को मिलेंगे। संधियों में निरंतर सब देखने को मिलेंगे। देखो अब यहाँ पर ही सिलेशम्स के बताए गए हैं, वातज के बताए गए हैं, और पित्तज के बताए गए हैं। तो अगर आप नॉर्मली लक्षण याद रख लेते हो सभी का, तो आप अपने थोड़े से इनके जो प्रकृति के लक्षण है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन ये हो गई हमारी एकज प्रकृति। फिर उसके बाद संसर्ग प्रकृति, मतलब जैसे 2 प्रकृति, जैसे यह विभिन्न विभिन्न प्रकृतियों के लक्षण एक ही पुरुष में मिल जाए तो वह 2 प्रकृतियों के लक्षण मिल जाए तो उसे द्वंद्व प्रकृति कहते हैं, ठीक है। मतलब एक पुरुष के अंदर जैसे वात के भी मिल रहे, कफ के भी मिल रहे, तो द्वंद्व बोल देंगे। उसी तरह सन्निपातज के अंदर क्या है कि 3 प्रकृतियों को मिल जाए, वात के भी मिल रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर लक्षण, पित्त के भी मिल रहे हैं
और कफ की मिल रही है तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पर सन्निपातज प्रकृति कहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम भी लाई थी कि प्रकृति को पहचानना, कि सभी आप पहचान सकते हो कि आप कौन सी प्रकृति के हो, तो उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार आप पहचान सकते हो कि आपकी कौन सी प्रकृति है, ठीक है। उसमें कुछ लक्षण दिए होते हैं, उन लक्षणों के हिसाब से आपकी प्रकृति निकल के आ जाती है कि आप आता जो मतलब आपके अंदर एक आ जाए, दो अंदर जाए, सन्निपात हो जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विकृति विज्ञान की। देखो सबसे पहले हमने क्या बात करी, हमने बात करी थी प्रकृति विज्ञान की, अब हम बात करेंगे विकृति विज्ञान की, ठीक है। क्योंकि विकृति विज्ञान को जानने से पहले आपको यहाँ पर प्रकृति विज्ञान को जानने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब आपको नॉर्मल पता होगा तभी तो आप एबनॉर्मल का पता कर सकते हो, इसलिए पहले प्रकृति की बात करी। अब हम बात करेंगे विकृति की। तो विकृति में क्या है कि विकृति की परीक्षा हेतु दोष दूसरे प्रकृति देश काल बल विशेष लिंगस तस्य परीक्षते। मतलब अगर आपको विकृति की परीक्षा करनी है तो आपको ये जानना पड़ेगा जो हेतु के बारे में, मतलब हेतु मतलब कारण, कि किस वजह से जो व्याधि है वो हो रही है। दोष क्या है, मतलब जो व्याधि हो रही है उसमें कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है, ये आप क्यों पता करते हो, क्योंकि पहले तो आप यहाँ पर डायग्नोसिस बना सकते हो, दूसरा ये भी पता कर सकते हो कि जो व्याधि है उसका जो बल है वो कितना है, मतलब व्याधि ज़्यादा है व्याधि कम है। कैसे पता लगेगा, ज़्यादा हेतु का सेवन करा तो व्याधि का बल ज़्यादा होगा, व्याधि ज़्यादा तगड़ी होगी, व्याधि ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो अगर ज़्यादा दोष प्रकोपित हुए तो वो भी, और जितने ज़्यादा दोष प्रकोपित होंगे उतने ज़्यादा वो दूष्य को भी क्या करेंगे, यहाँ पर दूषित करेंगे, ठीक है। कि दूष्य कौन सा है, रस है, रक्त है, मांस है। जैसे अगर पित्त प्रकोपित हुआ है तो वो दूष्य, और पित्त प्रकोपित हुआ है तो वो रक्त के साथ मिल जाएगा, तो आपको दूष्य को भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्रकृति क्या है कि जिस इंसान को जो रोग हो रहे हैं, जो दोष उत्पन्न हो रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है। मान लो कि जो दोष है वो पित्तज प्रकोपित हुआ है और जो व्यक्ति को हो रहा है वो भी पित्तज प्रकृति का है, तो वो कैसी हो जाएगी, वो जो कठिन व्याधि हो जाएगी, उसको व्याधि का बल ज़्यादा हो जाएगा। देश मान लो कि अगर हम बात करते हैं हम बात करते हैं अनुदेश है, ठीक है, अनुदेश है, और अनुदेश है, और अनुदेश के अंदर कफ प्रकोपित रहता है, मतलब कफ की प्रधानता रहती है, और ऐसा व्यक्ति आ रहा है आपके पास जिसके अंदर कफ प्रकोपित हो गया तो जो व्याधि का बल ज़्यादा हो जाएगा। काल बोल देते हैं कि शरद ऋतु है, शरद ऋतु है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता है, और ऐसा व्यक्ति आता है कि जिसके अंदर ऑलरेडी पित्त का प्रकोप है तो वो भी कैसे हो जाएगा, व्याधि का बल उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बल विशेष मतलब इनका बल विशेष को देखना है कि, और उसके लिंग मतलब लक्षण क्या आ रहे हैं उस व्याधि के, इन सभी की आपको परीक्षा करनी है, वही क्या होती है आपकी विकृति विज्ञान होता है, ठीक है। तो ये श्लोक याद रखना कि हे दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल विशेषा लिंगस्य विरच्यते। हेतुवादी के बल से ही व्याधि के बल का ज्ञान होता है, मतलब जो ये मैंने आपको बताया है, अगर आप इनका बल का पता लगा लेते हो तो आप व्याधि के बल का भी आप ज्ञान कर सकते हो। जैसे कि दुर्बल व्याधि, ये अगर दोष और दूसरे प्रकृति देश काल समान ना हो तो हेतु लक्षण कम हो तो वो दुर्बल व्याधि है। मतलब कि जो भी व्यक्ति को जो रोग होगा, डिजीज होगी, वो कैसी होगी, दुर्बल होगी, यदि ये सब अलग अलग हो। जैसे मान लो कि वातज दोष है, ठीक है, अगर वातज दोष है, या मान लो पित्तज दोष है, पित्तज दोष का जो दूष्य है वो अलग है, वो रक्त हो सकता है, ठीक, रक्त नहीं होगा, अगर रक्त हो जाएगा तो वो दूष्य समान हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और अगर अलग है, प्रकृति अलग है, जैसे कि पित्त दोष प्रकोपित है लेकिन व्यक्ति की प्रकृति कफ है तो ये अलग हो गया, ठीक है। देश मान लो कि अनुदेश है, मतलब कफ प्रकोपित है, मतलब कफज प्रधान देश है, और दोष कौन सा हो रहा है, पित्तज हो रहा है तो भी ठीक है। काल भी अलग है, ठीक है, गर्मी वगैरह का नहीं है, तो इस तरह से। तो अगर ये सब कैसे होना चाहिए, अल्प होने चाहिए, थोड़े से विपरीत होने चाहिए, जो सिम्टम्स है वो, और कॉज एंड सिम्टम्स थोड़े कम होने चाहिए तो वो दुर्बल व्याधि है, मिडिल वाले है तो मध्यम, और बहुत ज़्यादा है तो बलवान, ठीक है। जैसे बलवान में क्या है कि आपको मान लो पित्त दोष प्रकोपित हो गया है, और दूसरा क्या रक्त है, और जो पेशेंट की जो प्रकृति है वो पित्तज है, और देश कैसा है कि ऐसा है कि जहाँ पर आप पित्त प्रधान होता है, काल भी ऐसा चल रहा है, गर्मियाँ चल रही है, शरद ऋतु चल रही है, तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगी, और जो व्याधि जो व्यक्ति को देखने को मिलेगी वो बलवान व्याधि देखने को मिलेगी, ठीक है, और हेतु लक्षण भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप विकृति विज्ञान का ज्ञान कर सकते हो। हम बात करते हैं सार परीक्षा के बारे में। तो सार मतलब क्या है कि जितना भी धातुओं का जो विशुद्धतर रूप है उसको ही हम सार कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे दूध का जो सार भाग क्या होगा, उसकी जो मलाई होगी या उसमें से जो हम घृत निकालेंगे वो क्या है, उसका सार भाग होता है, ठीक है। अब सार से क्या पता लगता है कि सार क्या है कि धातु का एक विशुद्धतर रूप है, जितना ज़्यादा सार होगा उतने ज़्यादा आप में बलवान होंगे, इतनी ज़्यादा आयु होगी, ठीक है। तो वही कि सार की परीक्षा आतुर के बल के प्रमाण तथा आयु के जानने के लिए करनी चाहिए। मतलब जो भी रोगी होता है उस रोगी के सार की आपको परीक्षा करना चाहिए, ताकि आप पता कर सको कि उसमें बल कितना है और उसकी आयु कितनी हो सकती है, ठीक है। और सार अर्थात रस, रक्त आदि धातुओं को सर्वश्रेष्ठ विशुद्धि को कहा जाता है।
मतलब जो भी हमारी सप्त धातु हुई होती है, इनका जो शुद्ध भाग होता है उसको ही सार कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार 8 सार का वर्णन किया गया है। देह में जो धातु पुष्ट एवं अति विशुद्ध इसका ज्ञान सार परीक्षा के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, जो मतलब जो देह में जो धातु होती है, ठीक है, जो कितनी पुष्ट है, ठीक है, और कितना उसका यहाँ पर विशुद्ध रूप है, ठीक है, उसका ज्ञान हम सार परीक्षा के द्वारा करते हैं। जो व्यक्तियों में 8 सार से युक्त होते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर 8 सार युक्त है, तो वे अधिक बलवान होंगे, अधिक परम सुखी होंगे, कष्ट को सहने वाले होंगे, स्थिर मन वाले होंगे। एंड कह रहा है कि जो शीघ्र जरावस्था इनको प्राप्त नहीं होगी, और इनकी जो आयु होगी वो ज़्यादा होगी, दीर्घ आयु होगी। अभी अष्टसार कौन कौन से होते हैं? रससार को हम त्वक्स्वार भी कहते हैं, त्वक्स्वार भी कहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रससार अच्छा होगा उतनी ज़्यादा हमारी स्किन भी अच्छी होगी, मतलब कोई पिंपल्स नहीं होंगे, स्किन क्लियर होगी, चमकदार होगी, मुलायम होगी, मृदु होगी। ठीक है, ऐसे ही रक्तसार। अब रक्तसार के अंदर क्या होंगे? रक्तस्राव वाले लक्षण देखने को मिलेंगे, मतलब ठीक है। अब अभी हम बात करेंगे सभी के अंदर, फिर मांससार, फिर मेदसार, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और एक होता है सत्वसार। ठीक है, अब जैसे आप जितने ज़्यादा नीचे चले जाओगे उतनी ज़्यादा आपका यहाँ पर सार की क्वालिटी ज़्यादा है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि मज्जा सार और शुक्र सार में कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, जिस व्यक्ति के अंदर शुक्र सार तक रहेगा वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नीचे जाओगे उतने ज़्यादा सार है वो श्रेष्ठ होता जाता है। अब यहाँ पर सभी के लक्षण बताने मिलते हैं, ज़्यादा रटना नहीं है, बस युक्ति लगाना है और अपने मन से लिख देना है। ठीक है, वैसे मैं फर्स्ट हाफ के अंदर ये बातें कर चुका हूँ, एक बार और करता हूँ। त्वक्सार जिसको हम रससार भी कहते हैं, उसमें शारीरिक लक्षण क्या देखने को मिलेगा? मतलब जो त्वक्सार पुरुष की जो त्वचा होती है वो स्निग्ध है, ठीक है, श्लेषण होगी, मृदु होगी, प्रसन्न होगी, सूक्ष्म होगी, अल्प गहरी, मतलब सूक्ष्म अल्प होगी एंड गहरे सुकुमार होगी, लोम युक्त होती है एंड त्वचा कांति युक्त होती है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल से पॉइंट अपने दौरे से आप लिख सकते हो, ज़्यादा रटने के पीछे नहीं भागना है। मानसिक लक्षण क्या होंगे? सुख मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सारे पॉइंट कॉमन है, सभी के अंदर लिख सकते हो। बुद्धि होगी, विद्या होगी, आरोग्य होगी, हर्ष होगा, आयु से युक्त होगा। तो ये सारे लक्षण आप देखने को मिलेंगे और आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं रक्तसार की। देखो, रक्तसार के अंदर क्या है कि आप सारे लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? व्यक्ति की जो आंखें होती है, कान होती है, जीवा होती है, नाक होता है, मुख होता है, होठ होते हैं, हाथ पैर होते हैं, तलवे होते हैं, नख होते हैं, ललाट होते हैं, उन सभी के अंदर रक्त वर्ग आपको देखने को मिलेगा, मतलब वो रेडिश थोड़े लाल लाल देखने को मिलेंगे। मानसिक लक्षण क्या मिलेंगे? वो सुखी रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, मेधा युक्त रहेगा, मनस्वी सुकुमार होगा, अरुचिक बल युक्त होगा, गर्मी को ना सहन करने वाला होगा। फिर मांसाहार की बात करते हैं कि ऐसे पुरुष को शंख, ललाट, ग्रीवे का पृष्ठभाग, हनु, स्कंद, ग्रीवा, नेत्र, उदर, कक्षा, बक्ष, हस्त एवं पाद के सभी संदेह स्थिर, गुरु और मांसपेशी पुष्ट होगा। भाई मांस है, मांस होगा तो क्या होगा? जितने भी ऑर्गन होंगे उन पर सभी कहीं ना कहीं आपको मांस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति क्षमावान होंगे, धैर्यवान होंगे, आयलोभी होंगे, विद्यायुक्त होंगे, धनयुक्त होंगे, सुखी होंगे और आरोग्य रहेंगे, दीर्घायु और बलवान होते हैं। मेषसार के अंदर क्या होता है कि मेषसार पुरुष का स्वर, नेत्र, केश, रोग, रक्त। ठीक, थोड़ा पंखा चला लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी नॉइज़ आ गई, इसको आप देख लेना। ठीक, बहुत ज़्यादा भी मेरे को गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा पंखा चला रहा हूँ। अगर थोड़ी सी नॉइज़ आई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, थोड़ी देर में बंद कर दूंगा। ठीक, तो उसके अनुसार फिर हम मेषसार के कह रहे हैं कुछ मानसिक लक्षण क्या है कि मेषसार पुरुष धन, ऐश्वर्य, सुख, उपयोग, दानशीलता, सरलता, कोमलता, सेवा भाव के सूचक होते हैं। अब अस्थिसार के अंदर क्या होता है कि अस्थिसार पुरुष की जो एड़ी होती है, टखने होते हैं, ठीक है, घुटने होते हैं, ठीक है, और अरितनी, जत्रु हो गया, चिबुक हो गया, सिर हो गया, अस्थि हो गया, मतलब जितने भी वो सारे बड़े बड़े होंगे, बड़े दांत दिखेंगे, बड़ी हड्डियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल में अगर बात करो, जैसे आप खली की बात कर लो, वैसे खली को एक्रोमेगली है। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो, जैसे अस्थि बड़ी बढ़िया तो बड़ी एड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बड़े टखने देखने को मिलेंगे, बड़ी हड्डियाँ देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े दांत देखने को मिलेंगे, इस तरह से। और जो अस्थिसार पुरुष है वो उत्साही होंगे, क्रियाशील होते हैं, कलेश को सह लेते हैं, सदृढ़ होते हैं, शरीर युक्त होते हैं और दीर्घायु वाले होते हैं। अगर हम बात करते हैं मज्जासार की, तो मज्जासार वाले पुरुष मृदुअंग युक्त होते हैं, बलवान होते हैं, ठीक है, स्वर्ण युक्त होते हैं, विशाल एवं वृष संदेह से युक्त होते हैं। अब भाई अस्थियाँ बड़ी होंगी तो उसके अंदर मज्जा भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो वो कैसे होंगे? दीर्घायु, बलवान, विज्ञान और धन सम्मान और युक्त होंगे। शुक्र सार के अंदर क्या है, जो जिनमें शुक्र ज़्यादा होगा, शुक्र का सार शुद्ध रूप होगा, तो वो सौम्य होंगे, सौम्य दृष्टि वाले होंगे, अधिक कामोत्तेजना वाले होंगे, स्निग्ध होंगे और दृढ़ होंगे, प्रसन्न होंगे, कांति युक्त होते हैं, स्निग्ध होते हैं, सुसंगठित होते हैं,
और श्वेत वर्ण युक्त होते हैं और विशाल नितंब वाले होते हैं, मतलब जो हिप वाला एरिया है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। देन स्त्री को प्रिय लगते हैं, भोग प्रिय होता है इनका, बलवान होते हैं, सुख होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं, आरोग्य होते हैं, धन युक्त रहते हैं, संतान युक्त रहते हैं। सत्वसार का डायरेक्टली मानसिक लक्षण बताया गया, सत्वसार क्या है, मन की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शारीरिक तो आएंगे नहीं, शारीरिक तो आएंगे नहीं तो मन ही आएगा। तो स्मृतिवान होंगे, भक्तिवान होंगे, विद्यावान होंगे, पवित्र होंगे, उत्साह अधिक होगा, चतुर होंगे, धीर होंगे, ठीक है, चतुर होंगे, धीर होंगे, पराक्रमी होंगे, गंभीर बुद्धि वाले होंगे। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम सार में और बात करते हैं कि जो सार होता है वो 3 प्रकार का होता है, सर्व सार, मध्यम सार, ऐसा। देखो यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी अभी 10वीं परीक्षा के अंदर ही, जिनके अंदर 3 पॉइंट एक कॉमन रहेंगे कि मतलब एक सर्व, एक मध्यम, एक अ, ठीक है। मतलब या तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या बीच का होगा, बिल्कुल बेकार होगा, ठीक है। जैसे 3 चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इस तरह से, ठीक। या फिर आप ऐसे ही देखो, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो या तो आप टॉप करोगे, ठीक है, या फेल हो जाओगे, या फिर बीच में रहोगे, मतलब पास हो जाओगे। तो इसी तरह से है कि अगर सर्वसार होगा, मतलब सर्वसार मतलब बिल्कुल सर्व होगा, तो उसमें ज़्यादा बलवान होंगे, गौरवता ज़्यादा रहेगी, कलेश को सह सकते हैं, आत्मविश्वासी रहेंगे, कल्याणकारी रहेंगे, कार्यों में निपुण होंगे, गंभीर होंगे, महान होंगे, सुखवान होंगे, ऐश्वर्यवान होंगे, धन के उपयोगी होंगे, आदर सम्मान के पात्र होंगे। मध्यम में कह रहा है कि ये सब चीज़ें मतलब आठ सारों में कुछ लक्षणों को मिलना, कुछ का नहीं, ठीक है। तो मध्यम सार के अंदर क्या होगा, मिडिल। देखो सर्वसार के अंदर क्या है, जो अष्ट सार है वो सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे थे, लेकिन मध्यम सार के अंदर कुछ के दिख रहे, कुछ के नहीं दिख रहे। एसआर के अंदर कोई भी सार का यहाँ पर कोई लक्षण आपको नहीं दिख रहा है। अब सार परीक्षा का प्रयोजन क्या है, देखो सार परीक्षा का जो प्रयोजन है वो है कि आप रोगी के बल को जान लो, ठीक है, कि रोगी में कितना बल है, कितना नहीं है, वो सब चीज़ें। कि मात्र शरीर के देखने से वह समुदाय इन भागों से मुंह में पड़ जाता है। मतलब कह रहा है कि मात्र शरीर को देखने से जो वैध होता है वो कन्फ्यूजन में हो जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट बताया गया है कि रोगी का शरीर मांस से पुष्ट, बलवान, विशाल होने से रोगी बलवान है, ठीक है। तो क्या है कि अगर रोगी का जो शरीर है उसमें मांस ज़्यादा है, बल ज़्यादा है, विशाल ज़्यादा है, तो रोगी आपको बलवान लगेगा, ठीक। और अगर रोगी का शरीर पतला होगा और छोटा होगा तो रोगी में बल कम होगा। तो इसमें जो है ना वो डॉक्टर कन्फ्यूज हो सकता है। जैसे मान लो कोई मोटा व्यक्ति है, उसके अंदर भी तो जो मांस है वो बहुत ज़्यादा है, तो और उसका शरीर भी बहुत विशाल है, तो उसमें क्या लगेगा, बल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें जो सार की परीक्षा का प्रयोजन बताया गया है, किसके लिए, वैद्यों के लिए, ताकि वैद्य यहाँ पर मुँह में ना पड़े, कन्फ्यूज ना हो शरीर को, विशाल को देखकर, वो सार की परीक्षा करे। सार से आप पता लग सकते हैं कि जो रोगी का जो बल है वो ज़्यादा है, कम है और कितना है, ठीक है। तो इसलिए बताया गया है, ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है कि जैसे कि जो छोटे और अल्प शरीर से युक्त पर भी मनुष्य बलवान होता है। कि जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति छोटा है और उसका शरीर कम है, फिर भी उसमें बल ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है, सार ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे छोटी चींटी और पतली होते हुए भी अपने से अनेक गुना भार उठा लेते हैं। चींटी कितनी पतली होती है फिर भी अपने से कई गुना जो भार ज़्यादा उठा लेती है। साथ ही जो मोटे और विशाल व्यक्ति वाले होते हैं वो हीन बल युक्त आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम चौथी परीक्षा की बात करते हैं, जो कि हमारी सैनन परीक्षा है, सैनन परीक्षा, ठीक। तो मतलब जिसका शरीर की अस्थियाँ सम हो और अलग अलग हो, उचित रूप से अलग अलग हो, विविक्त हो, मांस और जो रक्त है वो अपने स्थानों में सुव्यवस्थित हो, ठीक है, सुव्यवस्थित। तो ऐसे शरीर को सुसंगठित हो जाता है। सुसंगठित का मतलब, सैनन का मतलब क्या है कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी ऐसी है, ठीक है। कि मतलब आपकी जितनी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए उतनी हड्डियाँ अलग अलग है, मजबूत है बिल्कुल, मांसपेशियाँ अलग अलग है, मसल्स स्ट्रॉन्ग है, बोन्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर है बढ़िया। तो इस तरह से, जैसे कि उत्तम बल में क्या होगा, जो सारा शरीर सुसंगठित होगा। मध्यम बल में क्या होगा, उत्तम मतलब या तो उत्तम और हीन सैन्य दोनों से युक्त ना होना, मतलब ना उत्तम में ना हीन, बीच का है कहीं ना कहीं। बल में क्या होगा, सुसंगठित शरीर ही नहीं होता है। अब प्रमाण आ गया, जैसे अप्रमाण मतलब शरीर का, देखो पहले के आचार्य ने क्या बताया गया है कि हर एक चीज़ का प्रमाण बताया था, कि जैसे कि आपका हाथ इतना लंबा होना चाहिए, इतने अंगुल होना चाहिए, किडनी इतने अंगुल होने चाहिए, हार्ट इतने अंगुल होना चाहिए। देखो पहले के टाइम पे कोई मेजरमेंट की प्रोसेस नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कह रहे कुछ प्रमाण बताया कि आप अपने हाथ के अंगुल लीजिए, और अगर आपके हाथ के अंगुल के समान जो अंग हम बता रहे हैं उतना बड़ा है तो वो उचित प्रमाण में है, उतना नहीं है तो वो उचित प्रमाण में नहीं है, ठीक है। जैसे कि संपूर्ण शरीर के जो 84 अंगुल आचार्य बागवत ने और आचार्य चरक ने 120 अंगुल बताई है, ठीक है। एक बार इसको आप कोरिलेट कर लेना, एक बार जो मैंने फर्स्ट प्रॉफ के अंदर बताया था, ठीक है। तो ये क्यों बताई है कि आचार्य चरक ने बताया है कि जितनी अगर व्यक्ति की जो लंबाई है वो 120 अंगुल के बराबर है,
तो उसकी जो आयु है वो ज़्यादा होगी। अगर इससे ऊपर नीचे हो रही तो आयु कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो प्रमाण है वो प्रवर परिणाम, मध्यम परिमाण और अवर परिणाम। कि अगर प्रवर परिणाम में क्या है कि अगर जो क्राइटेरिया है वो फुल करता है कि जितनी आचार्य ने बताई अगर 120 अंगुल उतनी लेंथ है तो प्रवर परिणाम में, अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम है थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो मध्यम है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो अवर परिणाम है। ठीक है, आचार्य चरक ने जो 120 अंगुल प्रमाण इसको बताई थी तो वो कब मेजर करनी है कि आचार्य चरक ने बता दिया ठीक है कि हमारे शरीर का जो प्रमाण है वो 120 अंगुल है। ठीक है, लेकिन उसको जो मेजर करना है वो फीमेल के अंदर 16 साल पे और मेल के अंदर 25 साल पे मेजर करना है। ऐसे नहीं छोटे से बच्चे को मेजर करने लगे कि 10 साल का बच्चा है चलो चलो 120 अंगुल प्रमाण नहीं है तो आपका यहाँ पर बेकार हो जाएगा काम। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं साथ में क्या होता है सूटेबल। ठीक है, मतलब कोई चीज़ कितनी सूटेबल होती है। ठीक, जैसे कि साथ में से तात्पर्य होता है सुख अनुबंध होना। ठीक है, अर्थात जो आहार निरंतर सेवन करने से देह प्रकृति के अनुकूल हो जाए। समझ रहे बात को कि जो मतलब ऐसा आहार विहार जैसे कि अब अच्छा आहार विहार ही करोगे। ठीक है, तो साथ में का मतलब है सुटेबल बनाना किसी चीज़ को लिए। जैसे मान लो कि अभी आप सुटेबल नहीं हो कि 5 किलोमीटर दौड़ मारने के लिए, लेकिन आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आपने क्या करा अपनी बॉडी को अपने माइंड को सुटेबल बना लिया है 5 किलोमीटर दौड़ के लिए। ठीक है, इसमें जो मनुष्य घृत, दूध, तेल, मांस, रस अथवा सभी षड रसों से सातम्य कर चुके हैं वे पुरुष प्रवान क्लेश से और तथा दीर्घायु वाले होते हैं। तो क्या बताया गया है कि ऐसे पुरुष जो घृत का सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं, तेल का सेवन करते हैं, मांस रस का सेवन करते हैं या फिर षड्रस यानी मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, मतलब ऐसे आहार जिनके अंदर 6 रस की उपलब्धि है उनका सेवन करते हैं तो वे व्यक्ति बलवान होंगे, कलेश को सहने वाले होंगे और दीर्घायु वाले होंगे। ठीक है, इसके विपरीत जो व्यक्ति रुक्ष वस्तु को केवल एक ही रस का सातम्य कर चुके हैं वे अल्पयुक्त तथा कलेश को असहन होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो केवल एक ही रस का सेवन करते हैं तो उनके अंदर जो बल होगा वो कम बल होगा। जो 6 रस का सेवन करते हैं उनके अंदर बल अधिक होगा। मतलब वही वाली पहले वाली बात है, ये परवर होगा। और अगर केवल कोई एक ही रस का सेवन करता है वो अवर होगा, या केवल 2 या 3 रस का सेवन करता है तो वो मध्यम होगा। ठीक है, सेम वही वाली बात है सातवें के अंदर भी। फिर आता है सत्व परीक्षा के अंदर। सत्व परीक्षा मतलब मेंटल फैसिलिटी की बात करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि सत्व का तात्पर्य मन से होता है। सत्व व मन संयुक्त रूप से शरीर का नियमन करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं। मतलब जो मन है और जो आपकी आत्मा है जब आपस में मिलती है तो वो क्या करती है आपकी पूरी बॉडी को, शरीर को रेगुलेट करने का काम करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आत्मा है वो मन को साथ सहयोग करती है, तब जाके मन जो जो होता है वो अपनी इंद्रियों से जैसे जुड़ता है और सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया है। अब सत्व 3 प्रकार का होता है, परवर, सत्व, मध्यम और एवर। परवर में क्या होता है, इसको हम जानते हैं सत्वसार से। ठीक है, तो सत्व गुण की अधिकता के कारण किसी व्याधि की घबराता नहीं है। कि परवर सत्व के अंदर क्या होता है, जितना ज़्यादा सत्वसार होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो परवर सत्व के अंदर ऐसे पुरुष होते हैं जो मन से बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, मन से बहुत मजबूत है। अगर इन द केस अगर मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट में कि अगर किसी को कैंसर है तो लेकिन उसका मन से इतना मजबूत है वो फिर भी घबराता नहीं है, कोई बात नहीं कैंसर है तो क्या हुआ, हो जाएगा ठीक। ठीक है, या फिर आप एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि परवर सत्व ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अंदर से खुद मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और मध्यम सत्व वाले ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, देखो ये खुद मोटिवेट होते हैं, वो सभी काम को खुद कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको 20 किलोमीटर दौड़ मारनी है, ठीक है, तो अभी आधे बच्चों की फट जाएगी, अरे 20 किलोमीटर दौड़ क्या बात कर रहे हो सर, नहीं मार सकते। लेकिन कुछ वहीं पर कहेंगे कोई नहीं, सर ने कहा है, वो मन से इतने मजबूत है 20 किलोमीटर दौड़ हम मार देंगे, चाहे उन्होंने पहले कभी मारी हो या नहीं मारी हो दौड़। ठीक है, और मध्यम सत्व के अंदर क्या होता है कि इनको थोड़ा मोटिवेट करना होता है। जैसे आपके गर्लफ्रेंड आपको मोटिवेट करती रहती है पढ़ने के लिए। ठीक है, आप तो पढ़ते नहीं है, वो तो पढ़ लेती है। ठीक है, तो आप भी पढ़ लिया करो। ठीक है, उनसे उनके मोटिवेट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर खुद ही बहुत मोटिवेशन है पढ़ने के लिए। ठीक, तो यही होता है कि मध्यम सत्व के अंदर क्या होता है कि दूसरे लोग आपको मोटिवेट करते हैं तब जाके आप कुछ काम कर पाते हो। ठीक है, या फिर संदीप महेश्वरी या फिर और अलग अलग बड़े मोटिवेटर के आप वीडियो देखते हो तब जाके आप कुछ काम करते हो। और एवर सत्व के अंदर क्या होता है, आपके ना अंदर खुद के अंदर मोटिवेशन होता है, चाहे आपको कोई बाहर का भी मोटिवेशन दे फिर भी आपको काम नहीं करना है, वो होता है अवर सत्व। समझ रहे हो, तो वही है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरों से आश्वासन पाकर अथवा दूसरों को अपने रखकर सभ्य को अम्बुलित कर कार्य करते हैं। अवर सत्व के अंदर क्या है कि ना सभ्य करते ना ही दूसरों की सहायता वह करते हैं, अपने मन को वेग को रोक पाते, अपितु विपरीत परिस्थितियां आने पर विलाप करते हैं। और हीन शरीर वाला मनुष्य चाहे कितना ही विशाल शरीर पाले क्यों ना हो, किंतु छोटी सी विपरीत से भी सामान्य करता असमर्थ होता है, मतलब सामने करने में असमर्थ होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं आहार शक्ति के बारे में। ठीक है, तो आहार शक्ति क्या बताइए,
कि जो बल एंड आयु आर के अधीन होते हैं, जो बल होती है आयु होती है वो आर के अधीन होती है। सही बात है भाई, आप में कितना बल होगा और आपकी कितनी आयु होगी वो डिपेंड करता है आहार, क्योंकि आहार क्या है, अगर हम आहार की बात करें वो त्रिउपस्तंभ के अंदर आता है, आहार विहार और आहार निद्रा ब्रह्मचारी, सॉरी आहार निद्रा और ब्रह्मचार्य, कि जितना अच्छा आहार होगा उतना ज़्यादा बल होगा। भाई आप प्रोटीन वाली डाइट लोगे, अच्छी खासे बादाम खा रहे हो, काजू पिस्ता या फिर प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, ठीक है, तो आप में बल ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और आयु भी आपके लिए ज़्यादा होगी अगर आप अच्छा आहार विहार खाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या है, ये धातुओं का अच्छी पुष्टि होगी। ठीक, तो आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने की शक्ति से अथवा पाचन शक्ति से देकर की जाती है। तो आहार शक्ति की परीक्षा कैसे कर सकते हो आप, कि आप कितना भोजन कर पा रहे हो। जो व्यक्ति कम भोजन कर पा रहा है उसकी आहार शक्ति कम है, ठीक है, या फिर कह रहे जो जितना आहार को पचा सकता है उसकी आहार शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, आहार शक्ति भी 3 होती है, परवर मध्यम अवर। परवरम के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर जो आहार शक्ति परवर होगी उसके अंदर एक्सीलेंट स्ट्रेंथ होगी, लॉन्गेविटी होगी, आयु ज़्यादा होगी, फिजिक अच्छी होगी। इसके अंदर मिडिल होगी, इसके अंदर बिल्कुल कम होगी। व्यायाम शक्ति के अंदर क्या है कि पावर ऑफ एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज कर सकता है, कार्य करने की शक्ति के द्वारा ही व्यायाम शक्ति की परीक्षा कर सकते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति 2 किलोमीटर दौड़ मार सकते हैं, कुछ 1 किलोमीटर भी नहीं मार सकते। जो 2 किलोमीटर मार सकते हैं उसकी व्यायाम शक्ति ज़्यादा होती है। कि कार्य करने की क्षमता द्वारा कि उत्तम मध्यम और अवर का ज्ञान किया जा सकता है। जैसे कि कुछ उत्तम बल मतलब अधिक कार्य कर सकते हैं, मध्यम कार्य कर सकते हैं और अल्प कार्य कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो ये हो गई व्यायाम शक्ति। अब हम बात करते हैं व्यय परीक्षा, मतलब एज के अनुसार परीक्षा, कि काल प्रमाण के विशेष की उपेक्षा रखने वाले शरीर की व्यवस्था को व्यय कहा जाता है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो, जो आपकी जो शरीर की अवस्था है ना वो डिपेंड करते हैं किस पे, समय पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपका समय जाता रहता है उसके अनुसार आपकी जो शरीर की अवस्था है, शरीर की स्टेज है वो चेंज होती है। जैसे अभी कोई एक बच्चा पैदा हुआ है वो बाल्यावस्था में रहेगा 1 से 16 साल तक के बीच में करीब करीब। उसके बाद वो मध्यम अवस्था में आ जाएगा 16 से 30-40 साल के बीच में। उसके अनुसार उसके बाद वो क्या आ जाता है आपका जीर्ण अवस्था में आ जाता है, मतलब वृद्ध अवस्था में आ जाता है। उसी तरह से देखो बाल्यावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में क्या है कि बाल्यावस्था उसे कहते हैं जिसमें शरीर की धातुएं पूर्ण रूप से पकी ना हो, ठीक है, शरीर में मूची ना आई हो, ठीक है, और शरीर की मल हो, कलेश को सहने में असमर्थ हो, सभी प्रकार के शरीर में बल की वृद्धि नहीं हुई हो। 1 से 16 वर्ष तक क्या है जिसमें कफ की प्रधानता होती है, रसादि धातुओं को बढ़ने और मन के स्तर रहने पर 20 वर्ष तक। ठीक है, मध्यम अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में उचित मात्रा में शरीर बल आ जाता है, वीर्य बन जाता है, पौरुष आ जाता है, पराक्रम आ जाता है, ग्रहण धारण और विज्ञान की शक्ति आ गई थी। ठीक है, तो धातुओं की गुण जिसके द्वारा शरीर में नष्ट नहीं हो और पित्त की प्रधानता ऐसे 16 वर्ष की अवस्था तक मध्यम तक माना जाता है। तो मध्यम अवस्था को 60 वर्ष तक माना जाता है, याद रखना। 1 से 16 वर्ष तक को बाल्यावस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी बार आता है बाल्यावस्था और मध्यम अवस्था, तो मध्यम अवस्था 60 वर्ष तक है। जीर्ण अवस्था उसके 60 साल के बाद की है। इस अवस्था में शरीर धातु, रक्त, इंद्रिय, बल, वीण, पुरुषार्थ, स्मरण, वचन, विज्ञान की शक्तियाँ घटने लगती है और धातु का गुण नष्ट होने लगते हैं। वायु गुण की प्रधानता रहती है, मतलब इसमें वात दोष ज़्यादा रहता है, इसमें पित्त दोष, इसमें कफ दोष। और 100 वर्ष तक की अवस्था को जीर्ण अवस्था कहते हैं, मतलब 60 से 100 वर्ष तक की अवस्था को हम जीर्ण अवस्था कहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 10वीं परीक्षा का। ठीक है, चैप्टर कह लो या एक टॉपिक कह लो परीक्षा विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक ऐसी अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।